हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं दिव्य सक्सेस पॉइंट का यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंदन शर्मा और आप आज इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का जो जीएस होता है आरआरबी के लिए, एसएससी, सीजीएल या विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उस विषय से, इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी जीके आते हैं या अब तक आ चुके हैं, उन सभी चीज़ों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। आप यूट्यूब चैनल से जो जुड़े हुए हैं उस पर मात्र 3 वीडियो अभी अपलोड हुआ है अभी तक, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के बेसिक चीज़ों को बतलाया था, कवर किया था। और मेरा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक हम बच्चों को समझाएं, चीज़ों को कॉन्सेप्ट के जरिए उसको दिमाग में इस तरह बिठा दें कि वो भूले नहीं और उस पर आए हुए सवालों को आसानी से उसका जवाब बच्चा दे सके। फटाफट पढ़ाने के लिए जल्दी जल्दी हो तो ऐसे तो बहुत चीज़ें बता सकते हैं कम समय में, लेकिन वो चीज़ें जल्दी भूल भी जाते हैं। इसलिए मेरा मकसद है कि हम धीरे धीरे समझाएं और उस पर खूब डिस्कशन करें, क्योंकि डिस्कशन करने से जो उसकी हर पहलू होता है उस सब की चर्चा खुलकर जब हो जाती है तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और बच्चे को एकदम अध्ययन में फिक्स हो जाता है, आत्मसात हो जाता है, जो कभी भूलता नहीं है। आइए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको 2 चीज़ें बताएंगे। सबसे पहली चीज़ है कि भारतीय जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास कब से और कैसे शुरू हुआ। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि योजना आयोग, नीति आयोग बाद में बन गया उसी का नाम, तो ये कैसे काम करती है, इसका क्या फंडा है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ आज के वीडियो में हम ये आपको बताएंगे कि आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स में, जो मेन चैप्टर है उसका हम नाम बताएंगे, उसके बारे में थोड़ा सबके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद में इतना ही करते हुए तो वीडियो पूरा हो ही जाएगा। उसके बाद में फिर उससे आगे जब एक एक चैप्टर की चर्चा करेंगे तो अगले वीडियो में उसकी चर्चा आपको मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। छात्रों, आज के इस क्लास में आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, उस समय हमारे देश की आर्थिक विकास, सामाजिक विकास सभी अंग्रेज के हाथ में था। वो विकास का विनाश कर रहे थे, है ना। राज्य को, देश को दिन प्रतिदिन जो है शोषण का स्तर बढ़ा रहे थे और देश की आर्थिक तरक्की के जगह आर्थिक विनाश और पतन हो रहा था। देश के उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे, कृषि, खेती गृहस्थी, हर चीज़ चौपट हो रहा था। लोगों को ज़बरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक और चुनौतीपूर्ण थी। उन्हीं स्थितियों से निजात पाने के लिए हमने अपनी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को तेज किया और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के अहम योगदान के फलस्वरूप हमारा देश अंत में आखिर अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त किया। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी के समय भारत विभिन्न चुनौतियों से लड़ रहा था, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित था। भारत में भूखमरी थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, कृषि एकदम निम्न स्तर का था, उत्पादन बिल्कुल नहीं होता था। हम अनाज के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहा करते थे। उद्योग धंधा जो हमारा था वो उद्योग धंधा अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया था। अपने उद्योग धंधे स्थापित किए थे, वो भी जब चले गए तो उसको भी ठप करके चले गए। यानी हमारी स्थिति बड़ी ही दयनीय और चुनौतीपूर्ण हो गई थी वो दौर। और उसी में जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो भारत के टुकड़े भी हो गए, भारत पाकिस्तान, फिर पूर्वी पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश बना। तो इस तरह भारत का पार्टीशन और उस संप्रदायवाद की जो लहर, आग छिटक पड़ी थी, जिससे लोग उस अग्नि में जल रहे थे। जहाँ तहाँ नरसंहार हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, लोगों का कत्लेआम मचाया जा रहा था। उन सभी चीज़ों को फिल्मों में भी बखूबी दिखाया गया है। ये आज़ादी के बहुत समय की बातें हैं। तो उस समय हमारा देश विभिन्न परिस्थितियों से, विभिन्न चुनौतियों से बड़ी गंभीर रूप से समस्याओं से ग्रसित था। लेकिन उन चीज़ों से हमारे देश ने कैसे सफलता हासिल की। आज हमारा देश विश्व के जो सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं उनमें 5वें नंबर पर है। 5वां नंबर सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि सबसे अधिक बड़ा जो जीडीपी वाला या बहुत बड़ा आर्थिक अर्थव्यवस्था वाला जो देश है वो अमेरिका है, दूसरा चीन है ना, तीसरा जापान है, चौथा रूस है और 5वां जो है देश भारत है।
तो ये भारत पूरे विश्व में 5वीं बड़ी सबसे बड़ी महाशक्ति कैसे बना, इसके पीछे एक लंबी इतिहास है, लंबी कहानी है। आइए उसी कहानी को हम शॉर्टकट में जानते हैं। अगर विस्तृत चर्चा करेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे शॉर्टकट में चर्चा करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश के सामने आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना और संवैधानिक स्थायित्व लाना सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक था। उधर संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था, इधर आर्थिक विकास को पटरी पर लाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। तो संविधान के बारे में या सामाजिक और सभी चीज़ों के बारे में तो और सब विषय में पढ़ते हैं। यहाँ जो आर्थिक विषय में पढ़ना है, सामाजिक विषय में जो पढ़ना है, उसकी चर्चा मात्र हम करते हैं। तो आर्थिक विकास कैसे तेज होगा, हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इन सभी समस्याओं से मुक्ति कैसे मिलेगी हमारे देश को, और फिर हमारा देश जो है कि एक महत्वपूर्ण और बड़ी शक्ति कैसे बनेगा, ये समस्या हमारे देश के सभी लोगों के लिए थी और उस समय जो देश का नेतृत्व कर रहे थे उनके लिए भी थे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव डाली थी गुटनिरपेक्षता के तहत, क्योंकि वह न साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जाना पसंद करता था और न ही ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ अपना रुख किया। इसने दोनों के बीच के सोची समझी रणनीति के तहत एक तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ा और इस अर्थव्यवस्था का विकास इतना तेज हुआ कि आज 90% देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में संलग्न है या जुड़े हुए हैं। आज हमारे संबंध रूस से भी उतने ही अच्छे हैं जितने कि अमेरिका से। तो निश्चित तौर से हमारी जो विकास का जो पैमाना था या जो सिस्टम बनाया गया शुरुआत में बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही दूरदर्शी तरीके से बनाया गया। आइए उसी आर्थिक विकास के बारे में जानते हैं। हमारे देश में जो आर्थिक विकास करता है या आर्थिक विकास की जो रणनीति तैयार करता है वो है योजना आयोग। इसी योजना आयोग का नाम 2015 में बदल करके जो है कि नीति आयोग कर दिया गया है ना। अब आप में से बताना है किन्हीं बच्चे को जो मालूम है, लिंक इसमें जो कमेंट सेक्शन में बताएं कि योजना आयोग का नाम नीति आयोग बदलकर कब रखा गया। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब रखा गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, 1 जनवरी 2015 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, तो उसने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का जो नाम था उसे बदलकर नीति आयोग कर दिया। योजना आयोग का जो कार्यकलाप था वही कार्य नीति आयोग भी करता है, लेकिन उस आयोग के उस कार्य को और विस्तृत किया गया, बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया, उसमें बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन किए गए और इसे एक नए फ्लेवर में प्रस्तुत किया गया। आज भी नीति आयोग वही कार्य करता है, राष्ट्रीय विकास के लिए योजनाएं बनाता है और सरकार को यह सजेशन देता है कि हम आर्थिक विकास ऐसे करेंगे, इन क्षेत्रों में ऐसे ऐसे ध्यान दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नीति आयोग और योजना आयोग ऐसे ही नहीं बन गया, इसके पीछे बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि देश आज़ादी के बाद इसके बारे में कार्य किया गया और अचानक से 1950 में योजना आयोग की गठन हुआ। उसके पहले से ही 20 साल पहले से ही आर्थिक विकास से जुड़े हुए संगठनों को, संस्थाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रयास जारी थे। आइए उन्हीं में से कौन कौन से कुछ प्रयास थे हम आपको यहाँ पर बताते हैं और आपको उसे। हाँ तो छात्रों यहाँ देखें, भारत सरकार द्वारा जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने सबसे पहली बार 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग, इसका नाम इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन। इसका काम है देश के लिए आर्थिक विकास के लिए पूरा योजना बनाना, किन क्षेत्रों को प्रश्रय देने की आवश्यकता है, कहाँ कितना विकास करने की आवश्यकता है, इस सब के लिए पूरा ये योजना बनाती है। ये योजना 1 वर्ष के लिए भी बनाई जाती है और 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है, 5 वर्षों के लिए भी। इसी योजना को हम पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जानते हैं। तो यो योजना आयोग का गठन किया गया। इसका काम ही था केवल प्लान तैयार करना, योजना बनाना और देश के आर्थिक विकास में सहयोग करना। लेकिन ये योजना तो बनाती है, लेकिन उस योजना को अप्रूवल देने के लिए एक दूसरी संस्था की स्थापना की गई 6 अगस्त 1952 को, जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC इसको कहते हैं शॉर्टकट में, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यह NDC जो है योजना आयोग के द्वारा बनाए गए जो योजना होते हैं उसको अप्रूवल देती है, कैसा है, क्या है, इसमें कुछ परिवर्तन करना है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद देखती है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। अच्छा, ये दोनों के जो अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दोनों के जो चेयरमैन होते हैं, मेन व्यक्ति वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं
और जो अब इसमें सवाल आ सकता है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय विकास के परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि 1950 के बाद ही आर्थिक विकास की शुरुआत की गई, ऐसा नहीं है। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। 1934 ईस्वी में सर एम विश्वेश्वरैया नाम के एक व्यक्ति थे, है ना। उन्होंने क्या किया था, भारत के लिए एक नियोजित आर्थिक विकास को लेकर एक किताब लिखी थी, जिस किताब में उन्होंने एक ऐसे प्लान पर ध्यान दिया था जिसमें 10 साल के लिए एक प्लान बने और 10 साल में भारत का विकास कैसे कैसे कहाँ क्या होना चाहिए, उसमें पूरा विस्तृत रिपोर्ट दिया गया। तो समझिए सबसे पहली पहल जो है 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया था, भारत का नियोजित विकास। ये पुस्तक का नाम था, हम आपको लिख देते हैं, भारत का नियोजित विकास। ये इस किताब की नाम थी। इस किताब में किस चीज़ की चर्चा की गई थी, देश योजनाएं बनाएगा वो 10 वर्षों के लिए कैसी योजना रहेगी उसकी चर्चा इस किताब में की गई थी सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। अब आइए उसके बाद 1938 ईस्वी में सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय 1938 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नियोजन समिति का गठन किया था, जिसका कार्य था देश के आर्थिक विकास के लिए नीति बनाना, देश के अर्थव्यवस्था के निरंतर उत्थान के लिए योजना बनाना। इस समिति का नाम था नियोजित समिति, है ना, उसका नाम था राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति, इसको याद रखना है। देखिए 1950 ईस्वी में प्रथम बार योजना आयोग की स्थापना हुआ, लेकिन एनडीसी की स्थापना 1952 में 6 अगस्त 1952 को हुआ। तो ये मुख्य रूप से कार्यरत है, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे पहल किए गए, बहुत सारी योजनाएं बनी, बहुत सारी समितियां बनी, बहुत सारी पुस्तकों की लिखावट हुई जिसमें भारत के आर्थिक विकास पर बल देने की बात कही गई। जो सबसे पहले जिस समय हमारा देश गुलाम था, अभी 1934 में ही पहली बार 10 वर्षों के लिए भारत का नियोजित विकास, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 10 वर्षीय प्लान की चर्चा की गई थी। उसके बाद में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय तत्कालीन, उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। इस समिति का काम था देश के आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना और देश के अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए सजेशन देना सरकार को। लेकिन इस समिति का गठन तो हुआ, लेकिन यह समिति अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाई, क्योंकि 1938 का वो दौर था, क्योंकि उसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। पूरा ध्यान विश्व युद्ध के तरफ चला गया, जिसकी वजह से ये आर्थिक विकास की जो हमारी योजना थी वो धरी की धरी रह गई, है ना। उसके बाद 1938 के बाद फिर 1944 में, 1945 में कई पहल किए गए और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाने का काम किया गया। तो उसकी भी हम चर्चा आगे करते हैं। इसको आप लोग उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं दूर हट जाता हूं। अब वीडियो पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं, रोक के या बैक करके, है ना, और इस बोर्ड को साफ करके फिर आगे हम चर्चा करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर अगला स्टेप लेते हैं। सबसे पहले उसके बाद में 1934 के बाद में 1938 और 1938 के बाद में 1944 में, है ना, 1944 में क्या हुआ था, आर्थिक विकास से संबंधित प्लान के ऊपर क्या काम हुआ था हमारे देश में। तो 1944 में सबसे पहली बार क्या हुआ कि मुंबई में 8 जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, 8 बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मिल करके एक प्लान तैयार किया था। उस प्लान का नाम दिया गया बॉम्बे प्लान। VVI क्वेश्चन कई बार SSC में पूछा भी गया है कि बॉम्बे प्लान की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है 1944 में। इसकी स्थापना किसने की थी, तो बम्बई के मशहूर और विख्यात 8 उद्योगपतियों ने मिलकर की थी। मुंबई
के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर है ना 1944 में एक योजना का गठन किया था। उस प्लान का नाम क्या था? बॉम्बे प्लान। इस प्लान का काम क्या था कि देश का आर्थिक विकास कैसे होगा, देश में उद्योग धंधों की वृद्धि कैसे होगी, है ना, पूंजी कैसे आएगा, देश का आर्थिक विकास कैसे हो, नए नए उद्योग धंधे कैसे लगाए जाएं, है ना, लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। यानी समझिए ना, देश का जो आर्थिक विकास था, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट था, इस पर उन्होंने एक प्लान तैयार किया था 8 उद्योगपतियों ने मिलकर। उसी प्लान का नाम था बॉम्बे प्लान। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अब आगे हम देखते हैं फिर इससे आगे क्या हुआ था। श्रीमन नारायण नाम के एक व्यक्ति थे, 1944 ईस्वी की ही बात है। श्रीमन नारायण, ये जो श्रीमन नारायण नाम के व्यक्ति थे, ये महात्मा गांधी के विचारों से बहुत समर्पित होते थे और महात्मा गांधी के विचारों से ये जुड़े हुए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि देश का आर्थिक विकास किसी पूंजीवाद के आधार पर नहीं होना चाहिए। जिस तरह साम्राज्यवादी देशों की वजह से कितने उपनिवेशों को शोषण का शिकार होना पड़ा, ये समस्या का हल नहीं है, बल्कि देश का आर्थिक विकास एक साम्यवाद के आधार पर होना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। और गांधी जी की विचार भी लगभग ऐसा ही था। तो उन्होंने श्रीमन नारायण ने 1944 में एक गांधीवादी मॉडल की स्थापना की थी। इसका नाम है गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। किसके द्वारा? श्रीमन नारायण के द्वारा। ये जितने भी चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं, ये सारे आर्थिक विकास के लिए जो विभिन्न समयों में अलग अलग प्रयास किए गए थे, उन प्रयासों का एक उदाहरण है। फिर उसके बाद में 1944 के बाद में फिर 1945 में एक व्यक्ति थे हमारे देश के, है ना, 1945 ईस्वी में डॉक्टर एम एन राय नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया कि जो भारतीय श्रमिक थे, जो संघ थे, है ना, तो 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद बहुत देश का आर्थिक विकास कमजोर हो चुका था, उद्योग धंधे बर्बाद हो चले थे, बहुत माने युद्धोपरांत बहुत सारे परिणाम दृष्टिगोचर हुए। तो उन परिणामों से निपटने के लिए डॉक्टर एम एन राय ने एक पीपल प्लान की स्थापना की थी, जिनका नाम था जन योजना, है ना, जन योजना। इसको इंग्लिश में हम पीपल प्लान के नाम से भी जानते हैं, पीपल प्लान। इसकी स्थापना की गई 1945 में। तो इस तरह अलग अलग समयों में कई लोगों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा आर्थिक विकास से संबंधित नीतियां बनाने की कार्य की गई थी। आर्थिक विकास को धरातल पर लाने के लिए और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सफल प्रयास भी किए गए, लेकिन कुछ इसमें विफल हो गया, कुछ सफल हुआ। ठीक है। 1950 में फिर ये जो है एक सबसे महत्वपूर्ण, 1950 में ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, है ना, जयप्रकाश नारायण जो थे, सर्वोदय योजना की स्थापना किए थे। सर्वोदय योजना, यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसके बारे में जानते हैं। जयप्रकाश नारायण वही जो हमारे बिहार के रहने वाले थे, सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था, और जिन्होंने 1974 के सूत्रधार थे। भारत में जो जेपी आंदोलन हुआ था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उन्होंने ही, जयप्रकाश नारायण ने 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना की स्थापना की थी। यह योजना बहुत ही विस्तृत रूप से बताई गई थी, और देश का आर्थिक विकास कैसे हो और कौन कौन से वो बिंदु हो सकते हैं जो देश के आर्थिक विकास में सहायक हो, उन सभी चीज़ों को इस योजना में समेकित किया गया था। यह योजना इतना महत्वपूर्ण था कि भारत सरकार ने इस योजना के बहुत सारे बिंदुओं को, बहुत सारे सिफारिशों को अपना भी लिया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और 1950 के बाद तो आप देखे हैं कि 15 मार्च 1950 को, है ना, योजना आयोग का स्थापना हो गया, प्लानिंग कमीशन का। उसके बाद में 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हो गई, और ये दोनों संस्थाएं मिलकर कार्य कर रही है। देश के लिए आर्थिक विकास के लिए प्लान तैयार कर रही है। देश का कैसे आर्थिक विकास हो, इसके लिए वो पूरा अपना
मिशन मोड में रह करके कार्य कर रही है। लेकिन 1 जनवरी 2015 में उसी योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। अब हम अगले टॉपिक में जानेंगे नीति आयोग क्या है, नीति NITI इस सब के बारे में, इस सब का फुल फॉर्म क्या है ना, उसका क्या उद्देश्य है, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। और इसके बाद अब आप लोग इसको चाहें तो उतार लें और वीडियो पॉज करके मैं थोड़ा देर के लिए हट जाता हूं पीछे, और इसके बाद में फिर इसको साफ करने के बाद में अब जो है कि हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि आज की इस वीडियो में 2 बातें हम बताएंगे। भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की कहानी बताएंगे, कब कब कौन कौन योजनाओं की स्थापना हुई और जो आर्थिक विकास के लिए सहायक थी। और उसके बाद में दूसरा जो चीज़ हम बताएंगे इसमें ये वह है कि जो है कि कौन कौन से चैप्टर इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ने हैं, वो कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं और किस चैप्टर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें उन सब के बारे में हम लिखा देते हैं। चलिए, हाँ तो छात्रों, अब हम लोगों को जानना है इसमें कि जो चैप्टर्स महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पढ़ने हैं कम्पिटिटिव व्यू से, जो एग्जाम में बार बार सवाल आते हैं जिस चैप्टर से, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, लेकिन यहाँ 10 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको पढ़ना एकदम मस्ट है, बहुत मस्ट है। इसके बाद भी बहुत सारे चीज़ हैं, अभी ये तो बहुत उसका छोटा सा हिस्सा है। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, यानी आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत उत्पादन, विनिमय, उपभोग, वितरण, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। उत्पादन कैसे होते हैं, इसके कारक कैसे हैं, वितरण कैसे पहुंचता है हम तक, सप्लाई, मांग, पूर्ति, ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। पहले चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है जो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय ही जो है पूरे देश के लोगों की जो इनकम होती है ना, राष्ट्रीय आय, वो कैसे बढ़ता है, कैसे मापा जाता है, राष्ट्रीय आय मापने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन सी कठिनाइयाँ हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जिस देश का राष्ट्रीय आय अत्यधिक होता है वो देश ज़्यादा आर्थिक विकास माना जाता है। इसी में हम लोग देखेंगे पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय के बारे में वो कैसे निकाले जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। टैक्सेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में। टैक्स जैसे कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सेवा कर, उपहार कर, आय कर, विभिन्न प्रकार के कर होते हैं जो एक उपभोक्ता को देने होते हैं। तो ये सारे कर को हम लोग जानेंगे। इसी कर में जो पहले होता था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2 तरह के कर, अब इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया। इनडायरेक्ट जो कर है उस सबको GST में जोड़ दिया गया है। तो GST क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। तो इसके बारे में कवर करेंगे हम लोग। GST क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसमें किन किन चीज़ों को रखा गया, इसके स्लैब बने हुए हैं GST के कौन कौन, 4 प्रकार के, 6, 12, 18, 28, है ना, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। समय समय पर इसमें परिवर्तन भी देखने को मिला है, तो इस चैप्टर में कवर हम लोग करेंगे। चौथा चैप्टर है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इसमें जैसे कि मांग बढ़ जाती है तो वस्तु का दाम घटता है, बढ़ता है, क्या है ना, अवस्फीति, मुद्रास्फीति, है ना, अपस्फीति, विभिन्न प्रकार के जो इकोनॉमिकल वर्ड हैं इन सभी चीज़ों की परिभाषा और इसके पूरे सिद्धांतों को हम लोग जानेंगे। मुद्रास्फीति किन वजहों से आती है, इसका क्या परिणाम अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, काम में व्यक्ति के ऊपर क्या पड़ सकता है ना, इन चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। अब आइए, 5वां जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो निवेश है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, जब किसी जगह हम अपने पैसे लगाते हैं तो उसको हम निवेश करते हैं, लेकिन जब वहाँ से हम पैसे निकाल लेते हैं तो उसको विनिवेश भी कहा जाता है, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा गया है इकोनॉमिक्स में, है ना। तो वो इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, निवेश, विनिवेश के बारे में भी पढ़ना है। ये एक पूरा चैप्टर है ना। सरकार किन किन चीज़ों में निवेश करती है, कहाँ से उन्हें कर्ज प्राप्त होता है, लोगों कैसे, एक आम व्यक्ति निवेश कैसे कर सकता है, सरकार के द्वारा किए गए निवेशों से एक आम व्यक्ति कैसे प्रभावित हो सकता है, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। और इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों को कवर करने होंगे। 5वां चैप्टर के बाद है 6ठा चैप्टर, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी का मतलब गरीबी, घोर गरीबी होती है। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। तो हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है। जैसे कि आपको पहले लेक्चर में भी हमने बताया था इकोनॉमिक्स के कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद में जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत जेम्स किन्स ने की थी,
तो यही वो बड़ा मुख्य मुद्दा था, गरीबी और बेरोजगारी, जिस पर खुल करके बहस हुई, चर्चा हुई और इकोनॉमिक्स के वो सारे पार्ट की खोज हुई जो अब तक छुपे हुए थे। कौन कौन सी वजह हैं जो हमारे देश में गरीबी इतनी है, बेरोजगारी है। सरकारें अपने स्तर से बहुत कार्य कर रही, बहुत सारी योजनाएं ला रही है गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को ठीक करने के लिए, लेकिन उनका परिणाम एक आम व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, क्या वजह है जिसकी वजह से सरकार की योजनाएं विफल हो पा रही है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, गरीबी और बेरोजगारी खंड में जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसके बाद में 7वां जो चैप्टर है पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी। पॉपुलेशन जिसको इंग्लिश में जनसंख्या कहते हैं, डेमोग्राफी माने जनानंकिकी, यानी कहने का मतलब पॉपुलेशन के बारे में जिस शास्त्र में, जिस विषय में हम अध्ययन करते हैं, उस शास्त्र अध्ययन को हम जनानंकिकी कहते हैं। यानी डेमोग्राफी क्या है? पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने की किताब है, पढ़ने का शास्त्र है ना, डेमोग्राफी, यानी पॉपुलेशन के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो हमारे देश में जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है अति जनसंख्या की वजह से। और ये इतनी जनसंख्या की जो विस्फोट की स्थिति है, किन वजहों से हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन पूरी देश में है ना जनसंख्या बढ़ रहा है तो हमारे लिए नुकसानदेह है। लेकिन चीन कैसे उन जनसंख्याओं का नियंत्रण किया है, या चीन कैसे उन जनसंख्याओं का इम्प्लीमेंट अपने उद्योगों में और रोजगार में उन लोगों को संलग्न करके किया है कि उसकी वो एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर गया है, एक नंबर सबसे अधिक जनसंख्या वाला है तब। लेकिन हमारे लिए जनसंख्या का भार क्यों है, जनसंख्या किस तरह प्रदूषण को बढ़ावा देता है, या जनसंख्या किस तरह जो है कि एक आर्थिक विकास में सहायक होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। पॉपुलेशन और डेमोग्राफी पे कौन कौन सी वजह हैं, जो कौन कौन इसके अवयव हैं, घटक हैं जो डेमोग्राफी में पढ़ना होता है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, है ना, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। आगे है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए हैं कि आर्थिक योजना है ना, 1950 में 15 मार्च 1950 में हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके एक योजना बनाई थी जिसका नाम था योजना आयोग। इसका काम था कि पूरे आर्थिक विकास के लिए एक योजनाएं बनाना भव्य रूप से, और यह 5 वर्षों के लिए कार्यरत पंचवर्षीय योजनाएं बनाएंगी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक कार्यरत था, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है कि 1956 से 1961 तक था, कुछ पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के भीतर ही खत्म हो गई है। तो उन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, पंचवर्षीय योजनाओं के वास्तुकार शिल्पकार कौन थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो खाका किसने तैयार किया, पीसी महालनोबिस कौन थे, इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। ठीक है। दूसरा है 9वां जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन के बारे में जानेंगे। भुगतान संतुलन जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम व्यापार व्यवसाय करते हैं तो किस तरह आयात निर्यात की वजह से जो संतुलन बैठता है, अगर हमारा आयात अधिक हो जाए, निर्यात कम हो जाए तो हमारे ऊपर बर्डन पड़ जाएगा, हम अपना पैसा जो है विदेशों को दे देंगे, तो ये भुगतान असंतुलन हो गया। लेकिन हमारी अधिक आय रहे है ना, और निर्यात हम अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक निर्यात करें और आयात जो है कम से कम करे, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्टअप मिलेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो कौन कौन से सिचुएशन होते हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। 10वां चैप्टर है फाइनेंस मार्केट, यानी वित्तीय बाजार, जैसे शेयर बाजार के बारे में, बैंक के बारे में, बीमा के बारे में, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल सट्टे के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। फाइनेंशियल मार्केट यानी वित्तीय बाजार, ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग है, ये पूरा माइक्रो का है। माइक्रो माने हम विस्तृत चर्चा करेंगे, इकोनॉमिक्स का पूरा फुल पैकेज आपको देने की कोशिश करेंगे। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिक से लेकर के अंतिम तक, आपको जो है कि एसएससी, बीएसएससी, रेलवे, बैंकिंग या विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको बना सके, उस चैप्टर को पढ़ेंगे तभी होगा। तो हम एक विस्तृत आपको ब्यौरा देंगे और इकोनॉमिक्स का पूरा फुल्ली कॉन्सेप्चुअल माने पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। ये पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो उपभोक्ता के बारे में पढ़ना है, फर्म, इकाई और छोटे छोटे चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तो उसका अपना एक अलग चैप्टर है।
तो वो सब भी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद माइक्रो की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का ये सभी चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं। ये 200 चैप्टर अपने अपने जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा चैप्टर हम सबसे पहले शुरू करें। अगले नेक्स्ट वीडियो में 10 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर ऐसा होगा जिस पर हमारा लेक्चर आधारित होगा। अब आपका काम है ये बताना है कि इस 10 चैप्टर में से कौन सा चैप्टर जो है हम शुरू करें। इसके लिए अभी जाइए आप कमेंट सेक्शन में और हमें बताइए कमेंट करके कि सर इस चैप्टर की शुरुआत कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम एक चैप्टर से ही शुरू करेंगे या 10 से शुरू करेंगे, कोई भी चैप्टर कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और कौन विद्यार्थी क्या चाहते हैं ये हमें अच्छा लगेगा आपके कमेंट पढ़ करके, इसलिए आप कमेंट जरूर करें, चैनल को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट तो करें ही करें, और सबसे बड़ी बात शेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक मनोरंजक वीडियोज जो हैं आपको मिलते रहें, उसका नोटिफिकेशन, और हमारे वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखते रहें। तब तक के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पठन पाठन करते रहें। हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया छात्रों।